अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शफी बलोच और आज हम कराची में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई सूरत पर बात करेंगे। खासकर शहर कराची का कोई भी शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जो स्ट्रीट क्राइम से महफूज हो। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर फराज खान। जी फराज खान, सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं स्टूडियो में। ये बताएं कि अचानक से ये सूरत कभी बिगड़ती है, फिर सूरत कुछ बेहतरी सूरत में बेहतरी आती है और दोबारा से स्ट्रीट क्राइम की वारदातें दोबारा से बढ़ने लगती हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो कराची के जो डायनेमिक्स है उसको समझने की ज़रूरत है। दिन ब दिन कराची की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है और तकरीबन एक रफ़ अंदाजे के मुताबिक कोई 3 करोड़ के करीब जो है वो कराची की आबादी पहुंच चुकी है। इसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो कराची के रहने वाले नहीं हैं, जो कराची में बाद में आके सेटल हुए। बहुत सारे ग्रुप्स हैं क्रिमिनल्स के जो कराची में रहते नहीं हैं, लेकिन वो कराची आते हैं और अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं और वो चले जाते हैं, और फिर को इसी तरह उनका सिलसिला आने जाने का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। और वक्त बे वक्त ये चीज़ें इसमें कभी आप देखते होंगे कि एकदम जो है वो एक बूस्ट आ जाता है, वो एक ऊपर की तरफ चले जाती है, कभी हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल स्लो हो गया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी काबिले ज़िक्र है, कराची में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कराची में स्ट्रीट क्राइम कभी ख़त्म हो गया हो या बहुत कम हो गया हो। स्ट्रीट क्राइम हमेशा से अपनी जगह पर मौजूद रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले के दौर में डिजिटल जो मीडिया था हमारा वो इतना मौजूद नहीं था, और लेकिन आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमारे पास बहुत सारे हैं। सीसीटीवी कैमरास की फुटेज की मदद से या मोबाइल फ़ोन की फुटेज वीडियोस की उसकी वजह से, इस वजह से जब जब वो चीज़ें सोशल मीडिया पे आ तो रही हैं रिपोर्ट्स हो रही हैं ऐसी तो वो चीजें। रिपोर्ट्स हो रही हैं, और ना सिर्फ रिपोर्ट्स हो रही हैं बल्कि वो साथ में एक पैनिक, एक खौफ, एक हरासमेंट जो है वो भी आवाम के दरमियान पैदा कर रही है। अगर आप पिछले गुज़िश्ता कुछ सालों के रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि जी फ़र्क है, 19-20, 18-20 का फ़र्क, अप एंड डाउन्स आ रहे हैं मुस्तकिल करा दी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि जी 2 साल पहले 5,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे तो 2 साल में 25,000 रिपोर्ट्स हो गए, नहीं। ऐसा होगा कि 4,000 समथिंग कुछ होंगे या 5,000 समथिंग कुछ होंगे, इतना जो है वो उसमें डिफरेंस आ रहा होता है। लेकिन जब जब वीडियोस चलना शुरू हो जाती हैं वाक़यात की और आवाम के सामने वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली लोगों के दरमियान जो है वो खौफ व हरास फैल जाता है और हमें वो चीज़ ज़्यादती लग रही होती है। नॉर्मली अभी भी अगर हमारे पास जो डाटा मौजूद है उसके मुताबिक मोर देन 75,000 जो है वो स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें अभी इन 10 महीनों के अंदर हो चुकी हैं। और ना सिर्फ स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बल्कि उसके साथ साथ जो रॉबर्स हैं, जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, वो अब तक कम से कम 100 मासूम लोगों की जानें जो है वो ले चुके हैं। इसके अलावा चार 10 महीनों के दौरान। 10 महीनों के दौरान, अक्टूबर तक, हम्म। जनवरी से लेके अक्टूबर 2020 तक 22 तक 100 के करीब लोगों की वो जान ले चुके हैं। और ना सिर्फ 100 लोगों बल्कि 400 से जायद वो लोग हैं जो उनकी गोलियों का निशाना बने और उनमें और जख्मी हुए, और बहुत सारे बेचारे ऐसे लोग भी हैं जो पैरालाइज हो गए। मतलब, और बहुत सारे ऐसे बेचारे लोग थे जो अपनी फैमिली के जो है वो इकलौते जो है वो करता धरता थे, और लेकिन अब वो बेचारे बिस्तर में हैं या अस्पतालों में हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो इसमें एक चीज़ इसमें हम और नोट करेंगे कि इसमें अगर आप देखें कि गुज़िश्ता कुछ दिनों के अंदर आवाम की फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ी है। अगर आप नोट करें तो पिछले सितंबर के महीने में ही कोई तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब डाकुओं को आवाम ने तशद्दुद करके रंगे हाथों पकड़ा और तशद्दुद का और निशाना तशद्दुद बनाया, बिल्कुल। करके उनको मारा गया। इसका फ्रस्ट्रेशन का लेवल आप चेक करें, फ्रस्ट्रेशन का लेवल आप इस तरह से चेक करें कि अगर कहीं डाकू भी, जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, वो भी अपनी जगह कहीं ना कहीं कोई नई नई स्ट्रेटेजी लेके आते हैं और उसके हिसाब से वो काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक वाकया पेश आया कायदाबाद की तरफ, वहाँ पर क्योंकि फैक्ट्री एरिया है वो,
तो वहाँ से अक्सर मजदूर जो है वो वैगन में या वैन्स में या पैसेंजर बसेस के अंदर जो है वो ट्रैवल करते हैं, और रात को जब शाम को छुट्टी का टाइम होता है तो वो सारे बसों में बैठ के निकलते हैं। तो वहां पर अभी गुज़िश्ता दिनों एक वाकया पेश आया, उसमें दिखाया ये गया कि कुछ स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो है वो बस में सवार हुए उनके साथ एज अ पैसेंजर, और उसके बाद उसमें से एक जो स्ट्रीट क्रिमिनल था उसने एक जोर से एक आवाज़ लगाई और शोर किया कि जी मेरा मोबाइल बस के अंदर से चोरी हो गया है। तो उसके बाद बस में एक थोड़ी सी गहमा गहमी जो है वो हो गई, और उसके बाद उसने एक डिमांड करी कि भाई सब जो है मुझे अपना मोबाइल शो कराएं, मैं सबकी चेकिंग करूंगा। इसी दौरान जिसके पास जो मोबाइल से सबने अपनी सफाई पेश करने के लिए वो मोबाइल हाजिर कर दिए, निकाल लिए जेबों से। उस जितनी देर में उन्होंने मोबाइल अपनी जेब से निकाले, उसी दौरान जो है वो उनके जो मजीद साथी थे, 2 से 3 और साथी थे, उन्होंने वेपन्स निकाले। वेपन निकालने के बाद एक शॉपर निकाला, एक थैला सा, और उस थैले के अंदर बोला जी सब इसके अंदर डाल दें। यानी कि मतलब कहने का मकसद ये है कि वो नए नई चीज़ों के साथ आते हैं, नए नए फॉर्मूले के साथ आते हैं। अब उसमें उनको ना रेजिस्ट करना पड़ा, ना मेहनत करनी पड़ी, ना किसी से निकालना पड़ा। हो सकता है वो निकालने में जल्दबाजी में कुछ मोबाइल मिस भी कर जाते हैं वहां पर, तो उन्होंने इस तरह से निकाला और बस रोकी और उतर के वो चले गए। अच्छा, साथ में ये तो अच्छा फराज, एक तो सबसे मसला ये भी है कि हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि जी मज़ाहिमत पर या किसी और वजह से भी बाज़ शहरी इस दौरान अपनी जानों से भी जाते हैं। उन्हें बाकायदा जो क्रिमिनल्स होते हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स, वो बाकायदा फायरिंग भी करते हैं और खौफ रास भी फैलाते हैं। तो इस तरह की सूरत क्यों पैदा होती है बहुत से इलाकों में, मतलब इस तरह के इस तरह की सूरत हाल की कुछ वजूहात हैं। कोई एक वजह तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ और वजूहात हैं जिसपे हम थोड़ा सा शेयर भी कर सकते हैं। एक वजह तो ये है कि आजकल जो ड्रग्स है, जो ड्रग एडिक्ट्स है, आइस का नशा आपको पता है कि वो बहुत इन हुआ है मार्केट में। और कुछ केसेस ऐसे भी हमारे सामने आए कि हमने देखा कि 30-30 घंटे हो जाते हैं उनको पकड़े हुए, और पुलिस जो है वो सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार कर रही होती है कि ये होश में आए तो ये हमें कुछ बता सकेंगे कि इन्होंने किसको मारा, कहाँ मारा, कैसे मारा। तो बाज़ वक़ात 30-30 घंटे पुलिस को सिर्फ इस इंतज़ार में लग जाते हैं कि ये जो सस्पेक्ट हमने पकड़ा है या स्ट्रीट क्रिमिनल हमने पकड़ा है, तो हम इसको इंटेरोगेट कर सकें। इंटरोगेशन के लिए और इंटेरोगेट करने के बाद भी उनको ये नहीं पता होता कि आया ये जो बात कर रहा है ये सही कर रहा है या ये गलत कर रहा है, क्योंकि उसको भी नहीं पता होता, क्योंकि वो ड्रग्स में नशे से हालत से निकल तो जाता है किसी तरह, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे जो है वो रिहेबिलिटेट नहीं हो पाता। तो जिसकी वजह से वो बता नहीं पाता कि सही एक्चुअली वो क्या क्या काम कहाँ कहाँ किस किस को मार चुका है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन पुलिस को वहां से थोड़ी बहुत मिल जाती है, पुलिस उस पर काम करती है। बाद वक्त चीजें सही भी निकलती हैं, बाद वक्त चीजें गलत भी हो जाती है, लेकिन एक कंप्लीट जो है वो उनके पास इंफॉर्मेशन या उस सिस्टम या उसका गैंग या उसके ऑपरेटिव्स या उनकी जो डोमिनेशन है जहां पर, वो उसका अंदाजा सही तौर पे वो नहीं लगा पाते। अच्छा, दूसरी एक और वजह है। दूसरी एक वजह यह है कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि बहुत सारे गैंग्स स्ट्रीट क्रिमिनल्स के वो हैं जो रूरल सिंध से आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, साउथ पंजाब से आते हैं। वो सिर्फ अपना एक टास्क लेके आते हैं यहाँ पर, और आते हैं, वो अपनी कार्रवाई करते हैं और निकल जाते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी से रेजिस्ट करें, लड़ें या बचें, उनके पास टाइम नहीं होता। उनको बस सिर्फ अपना काम करना होता है, वो काम करते हैं और वो अपना स्विफ्ट ऑपरेशन खत्म करके फौरन निकल जाते हैं। इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। इसलिए जहां भी उनको लगता है कि कहीं रेजिस्टेंस शो की जा रही है और हम पकड़े जा सकते हैं, तो वो वहां पर फौरन फायरिंग कर देते हैं और वहां से निकल जाते हैं वहां पर। अच्छा, यही एक वजह है। एक और वजह भी इसकी अहम है, गोलियां जो स्ट्रीट क्रिमिनल फौरन फायरिंग कर देते हैं, उसकी एक अहम वजह है, वो है अवाम का खौफ। वो पुलिस से इतना खौफजदा नहीं होते, क्योंकि आपको पता है पुलिस का सिस्टम जो है वो बहुत ही उसमें लैक ऑफ एविडेंस का मसला है, जिसकी वजह से वो अगर वो पकड़े भी जाएं तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में जो है वो वो छूट जाते वो हैं बिल्कुल। छूट जाते हैं वहां से, जेलों से निकल के, और दोबारा। और आधी बार हम ऐसा देखते हैं कि पुलिस खुद बताती है जब कोई गिरफ्तारी करती है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो उसमें बकायदा खुद वो बताते हैं, अफसरान जो बैठते हैं वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताते हैं कि जी ये हमने ये कातिल पकड़ा है या ये स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ा है। ये इससे पहले भी 6 दफ़ा, 10 दफ़ा, 12 दफ़ा, 18 दफ़ा जो है ये पुलिस के हाथों पकड़ा जा चुका है, जेल जा चुका है, लेकिन बाद अज़ां ये जमानत में रिहा होके वापस इसने अपनी गैंग ज्वाइन करके कार्रवाइयाँ शुरू अच्छा करी। फराज खान, इसमें एक तो
इस सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस ने एक रास्ता और भी इख्तियार किया अनऑफिशियली कि जो जो इस तरह के क्रिमिनल्स पकड़े जाते थे उनकी आफ पढ़ाई करके फिर उनको अदालतों में पेश किया जाता था। हमने देखा कोर्ट में, मैंने खुद देखा पर्सनली भी उनको जो ट्रायल कोर्ट में बाज़ औक़ात मुल्ज़िमान को स्ट्रेचर पे लाया जाता था या व्हील चेयर पे कि जी मुकाबले में जो है वो ज़ख्मी हो गया मुलज़िम। तो एक तो ये भी वजह थी कि जी अदालतों में शायद या पुलिस पे एतबार ना हो, अवाम ने ही कुछ किया या फिर पुलिस ने खुद भी आप ट्राई करके मुल्ज़िमान को जो अदालत में पेश किया। एक दफ़ा ये भी हुआ था, लेकिन बाज़ औक़ात इस्तग़ासा कमज़ोर इस्तग़ासा की वजह से और नाक़िस तफ्तीश भी यही वजह बनती है कि जी मुल्ज़िमान बआसानी अदालतों से ज़मानतों पर रिहा हो जाते हैं। तो इसके लिए पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? आपकी तो आम तौर पर हम देखते हैं कि आला पुलिस अफ़सरान से भी बातचीत होती है अनऑफ़िशियली, उनका क्या कहना है इस हवाले से? देखिए, पहले तो वो एक पूरा प्रोसिक्यूशन सिस्टम को जो है वो ब्लेम करते थे। वो ये कहते थे कि जी हमारे अकेले का काम नहीं है ये। इसमें पूरा प्रोसिक्यूशन सिस्टम जो है वकील से लेके यहाँ तक कि कम सबसे मेन जो है वो ज़िम्मेदार ठहराते हैं अगर किसी को, तो वो कंप्लेनेंट को हुँ, ठहराते हैं कि हमारे पास किसी भी वाक़ये का मुद्दई हमारे तक मुद्दा ही नहीं होता, नहीं बिल्कुल। आता। जब तक हमारे पास उस केस का कंप्लेनेंट मुद्दई नहीं होगा, हम केस को आगे लेके नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है कि कोर्ट हमारी बात हुँ, को नहीं मानता, वो उसपे सही। हमारी बात को अहमियत नहीं देता। हुँ, लिहाज़ा हमारे पास सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, वो हमारे पास कंप्लेनेंट का होना ज़रूरी है, वो हमारे साथ मौजूद हो। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली होता ये है कि पुलिस का जो सिस्टम है, इन्वेस्टिगेशन का जो सिस्टम है, वो काफ़ी टफ़ होता है, काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी लेंथी होता है। तो आम तौर पे कराची में रहने वाले लोग, वो उनके पास इन सारी चीज़ों के लिए वक़्त नहीं होता है, जिसकी वजह से वो इन सारी चीज़ों से जान छुड़ाते हैं। और दूसरी जो अहम वजह है, वो ये है कि आज तक इतने साल होने के बावजूद बहुत सारे पढ़े-लिखे लोग, अफ़सरान भी आ गए हैं, वो पुलिस कल्चर भी काफ़ी हद तक चेंज होने की हो गया है और मज़ीद कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद जो अवाम का ट्रस्ट है ना पुलिस के ऊपर, वो अभी वो तक अब तक बिल्ड नहीं हो सका है। सही, तो बिल्कुल। तो सबसे बड़ी वजह जो है हुँ, वो ये है कि अगर पुलिस ये कहती है कि जी हम ये कर रहे हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि अलग से जो है वो कंप्लेंट सेल बनाए जाते हैं, रिपोर्टिंग रूम बनाए जाते हैं, उनको बड़ा अच्छा डेकोरेट भी किया जाता है, कंप्यूटराइज़ सिस्टम भी वहाँ पर कर दिए जाते हैं। सब कुछ करने के बावजूद भी पुलिस आज तक नाकाम है इस चीज़ के ऊपर कि वो अवाम उनके ऊपर भरोसा कर सके। बिल्कुल नहीं कर तो सकते। जो सबसे अहम वजह है वो ये वजह है कि पुलिस नाकाम है इस चीज़ के ऊपर कि वो अवाम का भरोसा जीत सके। अच्छा सरफराज़, ये तो हमने फ़राज़ हमने तो सिर्फ़ ये बात की है स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। अब हम बात करते हैं कि एक दौर था 80s 90s, फिर मेरे ख़्याल में 2013 से पहले तक की जो सूरत-ए-हाल थी। सेक्टेरियंस और जी। पता नहीं किस-किस किस्म के जो मामलात थे। तो जब रियासत ने जब फ़ैसला किया कि मुझे बिल्कुल दहशतगर्दी से पाक एक मुआशरा बनाना है और उसमें जो है वो कामयाबी मिली हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों को। लेकिन बड़े-बड़े गैंग्स तो ख़त्म हो गए, लेकिन ये जो स्ट्रीट क्राइम का जो मामला है, ये अभी तक ज्यों की त्यों अपनी जगह अब भी मौजूद है। तो इससे निपटने के लिए क्या रियासत बड़े देखिए, लेवल पे कोई जो सबसे इक़दामात नहीं किए बड़ा जा सकते? एक अहम इश्यू है ना, वो ये है कि अगर टारगेट किलिंग्स हो रही थी, तो वो मेरा और आपका या किसी आम आदमी का ज़ाती इश्यू नहीं था। पहले तो ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि अगर एक्सटॉर्शन हो रहा था, हुँ, टारगेट किलिंग्स हो रही थी, उससे बराह रास्त आम आदमी का कोई ताल्लुक नहीं था। टारगेट किलिंग हो रही थी जब पॉलिटिकल बेसिस पर हो रही थी, तो वो पॉलिटिकल लोग मारे जा रहे थे, उससे आम आदमी का कोई ताल्लुक नहीं था। जब सेक्टेरियन वायलेंस शुरू हुआ, तो उस दौरान आम आदमी का कोई ताल्लुक नहीं था। हुँ, जो सेक्टेरियन इश्यूज में इन्वॉल्व लोग थे, जो मजहबी सेक्टेरियन आउटफिट्स के साथ लिंक्स थे हुँ, जिनके, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा था। वो आपका इशू नहीं था, वो मेरा इशू नहीं था। किडनैपिंग मेरा इशू नहीं था, आपका इशू नहीं था। वो हाई प्रोफाइल किडनैपिंग्स हो रही थी जहाँ से वो अपना रैंसम कर लेके अपना रेवेन्यू जनरेट किया करते थे। एक्सटॉर्शन हो रहे थे, वो भी हर आम आदमी का इशू नहीं था। वो बिजनेस कम्युनिटी खास तौर पे टारगेट हो रही थी, और वो भी पूरी बिजनेस कम्युनिटी नहीं, सेलेक्टेड लोग जो है हुँ, उनको टारगेट कर रहे थे, वो अपने रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। टेररिज्म हो रहा था, टेररिज्म भी बहुत उरूज पे था उस दौर के अंदर कराची के अंदर।
जिसपे एक के बाद एक हमला, और एक वक्त तो ऐसा आया था कि मतलब 5-5 6-6 धमाके एक वक्त में एक दिन के अंदर हो रहे थे कि हम एक से निकलते थे दूसरे में जाना पड़ता था, दूसरे से तीसरे को कवर करना पड़ता था, बहुत मुश्किल हो गया था हमारे लिए भी। लेकिन वो भी हमारा इश्यू नहीं था। ठीक है, वो ज़्यादातर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थे या जो उनके टारगेट्स हुआ करते थे वो करते थे, और बहुत रेयर केसेस के अंदर वो जनरल मासेस को टारगेट किया करते थे। तो एक अगर देखा जाए तो वो भी किसी हद तक आम आदमी का से ताल्लुक नहीं था। लेकिन बहरहाल स्ट्रीट क्राइम, मुआशरे लेकिन में तो खौफ लेकिन की सर फिजा मैं तो यही अपनी आपको जगह है। बता रहा हूँ ना कि लेकिन स्ट्रीट क्राइम जो है ना, हम्म, वो बराह रास्त एक आम आदमी का उससे ताल्लुक है। उसका ताल्लुक आपसे भी है, मुझसे बिल्कुल भी है, बिल्कुल। कैमरामैन से भी है, आम रिक्शा ड्राइवर मजदूर से से भी भी है, है। मजदूर से बिल्कुल। भी है, वो किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। हम्म, तो वो उसके लिए हैरत की बात ये है कि आपने इतने बड़े बड़े गैंग्स खत्म कर दिए। आपने टेररिज्म, तालिबान का एक दौर था कराची के अंदर कि एक खौफ की फिजा थी, बहुत सारे कराची में नोगो एरियाज थे, वहां पर पुलिस रेंजर्स को एंटर नहीं हो सकती थी, लेकिन आपने वो मनवा लिया अपना, हम्म, उनको ख़त्म कर दिया आपने। आपने सेक्टेरियन वायलेंस जिसके आगे आप बेबस नज़र आते हम्म, थे, और आखिरी ऑप्शन आपके पास ये होता था कि आप दोनों के उलमाए कराम को आपस में बिठाएंगे और उनको बिठा के इस मसले का हल निकालेंगे, क्योंकि आप उनके आगे हार मान चुके थे, आप उनका कुछ नहीं कर पाते थे। तो आखिरी ऑप्शन आपके पास होता था कि दोनों के उलमाए कराम को बिठाएं आप और हम्म, इस मसले का हल निकालें। ठीक है, आपने वो भी ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद आपने पॉलिटिकल वायलेंस था, कराची की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है, हम्म, एक बहुत बड़ी जमात रही है, लेकिन आपने उसको भी ख़त्म कर दिया। एक के बाद एक आपने जो इश्यूज थे कराची के, बड़े इश्यूज जो थे, मेजर इश्यूज, वो आपने ख़त्म कर दिए। लेकिन एक स्ट्रीट क्राइम है जिसके लिए आप आज भी संजीदा नज़र नहीं आ रहे। क्यों नज़र नहीं आ रहे, ये एक सवाल है। कौन से ऐसे इदारों हम्म, के बीच में ऐसी कौन सी रुकावट खड़ी हुई है जो उनको इस स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ खड़ा नहीं होने देते। अगर रिकॉर्ड पे देखा जाए, पुलिस मुसलसल कई सालों से एक फेरिस जो है वो जब ज़्यादा शोर होता है तो हम्म, उसमें मीटिंग्स हो जाती हैं, उस मीटिंग्स के बाद जो है वो लिस्ट निकल आती है, लेकिन उस लिस्ट पे अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। बार बार अब एक चीज़ नई टर्म आ गई है पुलिस की लैंग्वेज में कि रिपीटेड ऑफेंसेस। हम्म, हम उनको टारगेट कर रहे हैं जो रिपीटेड ऑफेंसेस पे, जो एक के बाद मुसलसल हम्म, कार्रवाइयों में मसरूफ है। कितने लोग हैं वो? 400-500 लोग हैं, 400, 460-70 ऐसे कुछ उनका फिगर है। 30,000 से ज़्यादा की फोर्स है, इसके अलावा रेंजर्स और इंटेलिजेंस और दीगर इदारे वो लगा लें। अपनी जगह। सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन हम्म, 400-500 लोगों को आज तक आप लोग कंट्रोल नहीं कर सके। ये ऐसा नहीं है कि आप जो है जो जो यही फोर्स थी जिसने बड़े बड़े जो है दहशत गर्दों का खात्मा कर दिया, सेक्टेरियन हम्म, वायलेंस का खात्मा कर दिया, लेकिन वो 400-500 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को नहीं कर पा रहे, जिससे सवाल यकीनन जो है वो जन्म लेते हैं कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है इसमें, कोई ना कोई गड़बड़ यानी कि जरूर है, कोई वो हुकूमत करना या नहीं फिर चाहते। इदारे इंतजामिया कोई मसलियत का शिकार हैं या उनकी विल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया फराज खान। ये आपने सुनी फराज खान की बातें, और इन्होंने चूंकि फील्ड रिपोर्टिंग में फराज खान का बहुत बड़ा तजुर्बा भी है और मुख्तलिफ अखबारों से वाबस्ता भी रहे हैं और आजकल द न्यूज़ से मुंसलिक हैं। तो हम आपके सामने मज़ीद अहम इंकशाफात और अहम तफसीलात लेकर आपके सामने हम अगली वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।